हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं रीट एग्ज़ाम के बाल विकास में जो 2017 का प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था लेवल 2 के लिए। तो आज हम लोग उसका पूरा सॉल्यूशंस देखेंगे। तो जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करिए, जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो कैसा आया था। तो पहले हम लोग सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को करेंगे जो रीट एग्ज़ाम में हुए थे, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। मैंने लेवल 1 के बहुत से पेपर करवा दिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को चेक कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा रीट एग्ज़ाम जो हमारा राजस्थान बोर्ड से सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। इसलिए बच्चों, आपको कहीं ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने की। यहाँ मैं प्रॉपर आपकी तैयारी कराऊंगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये हमारी पहली क्लास होने वाली है लेवल 2 के लिए। तो वीडियो को सभी बच्चों ने शेयर कर दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? लिखा हुआ, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? तो अगर वो व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान कर रहा है तो एक टीचर से हम क्या आशा नहीं कर सकते हैं? तो ए ऑप्शन दे रखा है, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना या शिक्षा विधियों को समायोजित करना। तो जब वो व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करा, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है कि सभी बच्चों की जो विभिन्नता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करें, सिलेबस को तैयार करें कि जिससे सभी बच्चों को एजुकेशन मिल सके। तो योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, बच्चों की स्वाध्याय के लिए छोड़ देना या शिक्षा विधियों को समायोजित करना। तो किसके लिए? पाठचर्या को समायोजित करना, जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा। इसकी आशा नहीं की जा सकती। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन सबको वो ध्यान में रखता है, इसको यह ध्यान में नहीं रख सकता। अगला क्वेश्चन है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल की है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या होगा? यदि मतलब उसकी वास्तविक, मतलब इसका मतलब होता है वास्तविक एज और मानसिक उम्र क्या है, दोनों ही क्या है, 9 साल की है। तो बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या होगा? तो IQ का फॉर्मूला जो टर्मन ने दिया था रिवाइज करके, तो क्या बोला था, वास्तविक आयु बटे दोनों बराबर दे रखी है। तो 9/9 जब 100 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या 100% होगी। तो क्या हो जाएगी इसकी? तो उसका जो क्या हो जाएगी, इसकी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन में शालीनता के लक्षण है? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण या ऊपर लिखित सभी। तो कौन सा जो समायोजन के लक्षण है? तो क्या हो जाएगा, कमजोर सामाजिक व्यवहार भी होगा, कमजोर संप्रेषण भी होगा और रूढ़िबद्ध व्यवहार भी होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऊपर लिखित सभी हो जाएगा। तो सभी बच्चे प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी बच्चे रीट की तैयारी करें, बहुत हेल्प मिलने वाली है। और मैं अपने मेरा टेलीग्राम लिंक भी दे दूँगी, तो प्लीज़ सभी बच्चे उस पर जुड़ जाइए। मैं रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड या टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होती है, जो भी आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी होती है, मैं सभी शेयर करती हूँ। तो सभी बच्चे वहाँ पर जुड़ जाइए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? विकास, संतुलन, वृद्धि या परिपक्वता। तो मैंने आपको बताया जो क्या होता है, ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, ग्रोथ में क्या होती है, केवल मात्रा होती है, जबकि विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। संतुलन और परिपक्वता का तो कोई मतलब ही नहीं है इससे। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, मतलब कि ग्रोथ। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा माता पिता है जो शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित डेवलपमेंट के लिए? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बिल्कुल ये देना चाहिए। उचित वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो, ऊपर लिखित सभी। तो क्या ये तीनों चीज़ें हैं बच्चों की अगर डेवलपमेंट के लिए? तो माता पिता इन्हीं सभी का शिक्षण निम्न कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन जो जाएंगे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, ये हमारा जो पेपर है वो 2017 का पेपर जो राजस्थान बोर्ड में हुआ है रीट का लेवल 2 के लिए। लेवल 1 का मैंने पेपर करवा दिया, जिसमें मैंने साइंस का, मैथ, EVS का
और मैंने साइकोलॉजी का पेपर करवा दिया, जिसमें पेपर 2 में मैंने साइंस भी करवा दी है। तो आप मुझे वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? तो कौन सा आपको बताना है जो एक्शन रिसर्च से रिलेटेड नहीं है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल, ये तो सही बात है। यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, ये भी सही है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता उद्देश्य, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा जो क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं हो जाएगा, जो कि इसका नेगेटिव पॉइंट बता रहा है। तो यही ऑप्शन डी ऑप्शन जो होगा बच्चों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? वो क्या कर रहा है, थार्नडाइक के जो सिद्धांत है उसको लागू कर रहा है। तो जो उसमें बताना, जो थार्नडाइक के सिद्धांत नहीं होंगे उसको वो क्या करेगा, लागू नहीं करना चाहिए। बच्ची को तैयार किया जाना चाहिए, उन्हें इस कार्य सीखने के रूप में प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल, ये तो थार्नडाइक का रूल है। बच्चे को नई चीज़ें सीखने के लिए खोज विधि के लिए उन्मुख करना चाहिए। उचित अभ्यास रहा ढिलकार देना चाहिए, तो ये अभ्यास का सिद्धांत हो जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है, जहाँ तक कि हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाए, नई चीज़ें सीखने तो खोज विधि के लिए उन्मुख करना चाहिए, जो कि ये ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, एक सेकेंड, तो ये भी ऑप्शन सही है। बच्चों को नई चीज़ें खोजने की विधि के लिए उन्मुख करना चाहिए। उचित अभ्यास देने चाहता है कि शिक्षक को पुस्तिका का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने की अयोग्यता क्या कहलाती है? तो केंद्रस्थ, सेंट्रिसिज्म, एनिमिज्म या आत्मकेंद्रित या ईगो सेंट्रिक, मतलब वो ईगो सेंट्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो अपने बाल्यावस्था में क्या होता है, अपने और दूसरे के नज़रिए में फ़र्क करने की जो अयोग्यता होती है वो क्या कहलाती है? सीधी सी बात है, वो क्या कहलाएगी, ईगो सेंट्रिक, जिसको पियाजे ने बताया है। ईगो सेंट्रिक बच्चा क्या होता है, आत्मकेंद्रित होता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल हो जाता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, यह साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? तो किसने कहा? सिगमंड फ्रॉयड ने, कैरल हॉर्नी ने, कार्ल गुस्ताव जंग ने, अल्फ्रेड एडलर ने। तो ये जो डिफिनेशन है ये किसकी है? अल्फ्रेड एडलर की है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये जो डिफिनेशन दे रखी किसकी है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्व अधिगम पद्धति किस पर बांडुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया? तो वॉल्टर और बांडुरा ने किस पे बल दिया? पुरस्कार तथा सजा पे, निश्चय युक्त अधिगम या अनुकरण पे, स्ववास्तवीकरण पे, या ऊपर लिखित कोई नहीं? आंसर कीजिए बच्चों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, लक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। ठीक है, जिसको बांडुरा और वॉल्टर ने बल दिया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ 11, शिक्षक के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से शिक्षक को क्या नहीं माने गए हैं? तो जो शिक्षक के अधिकार अधिनियम जो 2009 में आया था उसमें क्या बताया कि शिक्षक का कार्य नहीं माना गया? एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, हाँ ये तो बात है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, ये तो निगेटिव पॉइंट है। विद्यालय की नियमितता बनाए रखना है तथा समय को पाबंद होना चाहिए, बिल्कुल बच्चे को समय पाबंद के लिए और नियमितता बनाने से ही थोड़ी एजुकेशन सही रहेगी। हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार अनैतिक अनुभव प्रदान करना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। जिसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये भी इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है। तो जो गलत ऑप्शन हो जाएगा यही कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, जो कि ये शिक्षक का कार्य नहीं माना गया है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जब ना कि ये ज़्यादा अच्छा, लेकिन अगर इनमें उनमें देखा जाए तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉयड की अनुशंसित व्यक्ति की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा से उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो कौन सा करता? रहम, इदम, अहम तथा परहम दोनों, या अहम? बताना है, आंसर कीजिए।
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईगो और सुपर ईगो दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें कार्य या लाभ में बदल जाता है? तो ये क्या कहलाता है? टोकन इकोनॉमी, विलोपन, अप्रकट संवेदीकरण या गठन करना? क्या कर रहा है? एक किसी तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें कार्य या लाभ में बदल देता है। तो ये क्या कहलाता है? आंसर कीजिए। तो इसका बच्चों सभी बच्चे इसका जो आंसर होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये मैंने आपके लिए आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया है, तो सभी बच्चे इसका आंसर जरूर देंगे, फिर कल मैं इसका आंसर बताऊंगी। आगे है अगला क्वेश्चन है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी का बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के आमने सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर उसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने का डर भी रहता है। निम्न में से उसके जो सापेक्ष इसे अच्छी तरह से समझाया गया है, तो कौन सा होगा? पद्धति विरोधाभास पद्धति, या पद्धति वर्जन विरोधाभासी, या वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, या ऊपर लिखित कोई नहीं। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा 5 वर्ष के बच्चे को दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असमान व्यवहार को बारंबार करता है, तो इस तरह के बच्चे का जो प्रतीक है वो क्या होगा? श्रवण बाधिता होगी, या शैशव स्वाधीनता होगी, या शैक्षिक पिछड़ापन होगा, अधिक अक्षमता होगी। तो क्या पूछा? एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है और वो असमान व्यवहार को बार बार कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? अधिगम अक्षमता नहीं होगी। आप इस टिक पे मत जाइएगा, मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, कहीं ऐसा ना आप उसी टिक को देख के कर दे। तो जो हो जाएगा ये होगा शैशव स्वाधीनता होगी, मतलब बच्चों के बारे में हो रही, छोटे बच्चे के बारे में, तो ये हो जाएगा शैशव स्वाधीनता। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, यह ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? स्वाधीनता, डेलियर ट्रेमेंस, डाउन सिंड्रोम, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो सीधी सी बात है, इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। सभी बच्चों को पता होगा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी को एक क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आगे है अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो कौन सा जो शब्द है वो दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिस, हाइप्रोपिया, या रिफ्रैक्शन? दूरदर्शिता के लिए दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? हाइप्रोरिपिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया। तो सीखने का जो व्यवहारिक सिद्धांत था वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, गार्डनर ने, कोहलर ने, हल तथा टॉलमेन ने। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत, तो व्यवहारवादी कौन थे? तो क्या हो जाएंगे? थॉर्नडाइक जो था वो व्यवहारवादी था, तो सीखने का जो व्यवहारिक सिद्धांत था वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी संस्था परीक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों की विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करती है? तो पता नहीं कौन सी संस्था है जो कार्य करती है, बताइए, आंसर कीजिए कौन सी हो जाएगी। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो डी ऑप्शन बच्चों सही होगा, ना कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ना राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो डी ऑप्शन बच्चों सही है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण या अर्थ है? तो क्या कर रहा है? बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लेकिन सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना चाह रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी पूर्व संचालन, मतलब प्री ऑपरेशनल एज कहलाएगी पियाजे की, ना कि औपचारिक संचालन। अब मैंने कहा ये टिक गलत लगे हुए, इस पर ध्यान ना दीजिए। तो राइट ऑप्शन होगा बच्चों पूर्व संचालन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलने लगते हैं? तो बच्चे जो होते हैं वो सबसे मीनिंगफुल जो वर्ड होता है वो किस उम्र में बोलने लगते हैं? तो बच्चा 6 महीने में तो बोलेगा ना, 3 महीने में बोलेगा, 35-40 महीने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है 10 और 12 या 13 महीने, मतलब 1 साल तक बच्चा क्या एक सार्थक शब्द बोलने लगेगा। तो 10 से 13 महीने जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सभी बच्चों का सही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुबुद्धि के जनक कौन है?
कितनी बार मैंने बताया आपको चिल्ला चिल्ला के बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक कौन है? हार्वर्ड गार्नर, जो कि सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो हार्वर्ड गार्नर, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है हार्वर्ड गार्नर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो सामाजिक रचनावाद पे जो अगर बल दिया जाएगा तो कौन हो जाएंगे? वाइगोस्की महोदय हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद पे बल दिया वाइगोस्की ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? दृष्टिबाधित बल के लिए तो बड़े प्रिंट की किताबें बिल्कुल ये होंगी। वाणी संश्लेषण, स्पीच सैनिटाइजर ये भी होगा। पाठ्य पुस्तक का अनुरूपम, विशालतम कंप्यूटरीकृत किताबें ये भी होंगी। पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक, तो यही जो हो जाएगा वो नहीं होगा। तो यही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्रवण में विकृति माप की जाती है। तो जो हमें साउंड से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। तो राइट ऑप्शन होगा ना कि हर्ट्ज, ना वॉट, ना पॉइंट, जो होगा इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डेसिबल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? मतलब आपको पता नहीं कौन सी फाइन मोटर स्किल्स है। तो क्या हो जाएगी? चढ़ना होगी, कूदना होगी, दौड़ना होगी, लिखना होगी। तो चढ़ना भी आपकी फाइन मोटर स्किल नहीं होगी, ठीक है, दौड़ना भी नहीं होगी, कूदना भी नहीं होगी, जबकि लिखना जो हो जाएगी वो फाइन मोटर स्केल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगी? ग्रास मोटर हो जाएंगी, जबकि फाइन मोटर पूछा गया तो लिखना हो जाएगी। तो सभी बच्चों का क्लियर होगा। बच्चों का अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको शेयर करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को जोड़िए और लाइक करिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़ बच्चों, और मेरे टेलीग्राम पेज पे भी जुड़ जाइए। आगे स्कीमा का मतलब क्या है? आपको पता है स्कीमा क्या होता है? खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। तो यही जो हो जाएगा क्या होता है? स्कीमा क्या होता है? जिसमें हम अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं, मतलब संगठित पैकेट्स को एकत्रित करना लंबे समय के लिए। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, आप लोग सब लोग पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाती है, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो किसे माना गया? सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत जो बुद्धि के विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त किए गए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बताना है आपको, आंसर कीजिए। तो जीरोम ब्रूनर तो होगा नहीं, ना कि जीएन पियाजे होगा। तो जेपी गिलफोर्ड और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग में से किसका होगा? आंसर कीजिए। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग सही ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणी वर्ग को चुनिए। तो आईक्यू स्तर में कौन सा शिक्षक जो है वो आपको पता है ना, शिक्षणी वर्ग को चुनिए। तो जो 50 से नीचे, या 50 से 70, या 30 से 50, या 70 से 90। तो जो शिक्षक जिनका आईक्यू जो 70 तक होता है, 50 से 70 तक, वो क्या हो जाएंगे? वो शिक्षणी वर्ग में होंगे। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 से 70। तो सी ऑप्शन बच्चों सही है। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो क्रोमोसोम है, जीन है, निषेचित अंडा है, युग्मनज है। तो आनुवंशिकता की जो इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जीन हो जाएगी। तो सी ऑप्शन सही है सभी बच्चों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस में डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पेज का बार बार कह रही हूँ लिंक दे रही हूँ, तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकती हैं। मैं सारी भी जो भी आपको कोई भी न्यूज़ होती है तो वहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ। और बच्चों, अगर कोई भी आपको किसी चीज़ के लिए भी पूछ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।